प्यारे बच्चों, लोकतंत्र के परिणाम चैप्टर में हमने लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर करने के लिए विचार कर रहे हैं। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु था कि लोकतंत्र एक उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन है, इस पर हमने डिस्कशन पिछले वीडियो में कर लिया है। बच्चों, 2 महत्वपूर्ण पॉइंट और लेंगे आज हम, जिसमें असमानता और गरीबी में कमी और दूसरा आर्थिक समृद्धि और विकास के मामले में लोकतंत्र बेहतर शासन व्यवस्था है या नहीं है। इन 2 बिंदुओं पर हम आज चर्चा करेंगे, साथ ही लोकतंत्र का मूल्यांकन भी करेंगे। बच्चों, सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य और नागरिकों की गरिमा और आजादी, ये 2 बिंदु हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज बच्चों, लोकतंत्र एक बेहतर व्यवस्था है या नहीं है, इसी विषय में आर्थिक समृद्धि और विकास की बात करेंगे। सबसे पहले बच्चों, आर्थिक समृद्धि का अर्थ समझते हैं। एक निश्चित समय अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय में वृद्धि। मान लीजिए 1 साल की अगर हम बात करें, 1 साल में किसी देश की अर्थव्यवस्था में जो प्रति व्यक्ति आय है, वास्तविक जो आय है, उसमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, यही आर्थिक समृद्धि कहलाती है। सामान्य रूप से किसी देश की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी क्या होता है? एक वर्ष में एक राष्ट्र में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य होता है बच्चों। और प्रति व्यक्ति आय बच्चों, देश की कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाला जाता है। तो जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय, जिसके आधार पर हम किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि को समझ सकते हैं। आर्थिक विकास अपने आप में ही एक काफी गहन विषय है बच्चों, लेकिन इसमें और क्या क्या शामिल है? आर्थिक परिवर्तन के साथ साथ इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का अर्थ होता है बच्चों कि देश में व्यक्तियों की गरिमा और आजादी का कितना ख्याल रखा जाता है, सामाजिक न्याय मिल पाता है या नहीं मिलता है, और संस्कृतियों की जो पहचान है, जो अस्मिता है, उसे बचाए रखने का कितना प्रयास किया जाता है। यह भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक काफी बड़ी चुनौती लेकर आता है बच्चों। सामाजिक और सांस्कृतिक विषय हम आर्थिक विषय के साथ साथ यानी आर्थिक विकास के साथ साथ अन्य और बहुत से क्षेत्र हैं जिनमें परिवर्तन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में समाहित होता है। तो हमने सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन की बात करी। साथ ही बच्चों, गुणात्मक एवं मात्रात्मक सभी परिवर्तनों से संबंधित होता है आर्थिक विकास। अब गुणात्मक क्या होता है? क्वालिटेटिव जो लाइफ है, इसमें क्या होता है बच्चों? एक ऐसा जीवन जिसमें लोग स्वस्थ हों, उन्हें किसी तरह के कुपोषण की शिकार ना होना पड़े, साथ ही लोग पढ़े लिखे हों और सभी के पास रोजगार हो। तो आर्थिक विकास का यह प्रमुख लक्ष्य होता है और यही गुणात्मक परिवर्तन होता है बच्चों कि किसी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को मापने का जो प्रमुख आधार है बच्चों, वही आर्थिक विकास है। एक और बात बच्चों, आर्थिक विकास आर्थिक समृद्धि से व्यापक है। हम आर्थिक समृद्धि की बात कर रहे थे, तो आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास का ही एक हिस्सा मात्र है, उसका एक पार्ट है। आर्थिक विकास अपने आप में एक काफी व्यापक क्षेत्र है और इसी विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं आर्थिक विकास के क्षेत्र में आज सारे संसार में कहां खड़ी हैं। कहां खड़ी हैं, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि अन्य शासन व्यवस्थाओं से लोकतंत्र आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि के क्षेत्र में बेहतर है या नहीं है। बच्चों, अगर हम 1950 से 2000 के बीच यानी लगभग 50 सालों के सभी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देश और तानाशाही शासन व्यवस्था वाले देशों की कामकाज की तुलना करें, तो हम पाएंगे कि आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है, जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के लिए एक चिंता का विषय भी है। लेकिन फिर भी बच्चों, एक बार टेबल पर नजर दौड़ाएं और देखते हैं कि सभी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों में अगर विकास दर देखें तो लगभग 4% है, और सभी जो तानाशाही शासन व्यवस्था वाले देश हैं, वहां भी जो विकास दर है वो 4% है। थोड़ा ज्यादा है तो थोड़ा बेहतर कह सकते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ
गरीब मुल्कों के रिकॉर्ड की तुलना करते हैं तो यह अंतर लगभग समाप्त हो जाता है कि तानाशाही वाले जो गरीब देश हैं वहां विकास दर और लोकतंत्र वाले जो गरीब देश हैं वहां की विकास दर लगभग बराबर है। थोड़ा सा रिकॉर्ड बेहतर है बच्चों, लेकिन अब हम इसी रिकॉर्ड को देखकर ये नहीं कह सकते कि लोकतंत्र की बजाय तानाशाही शासन व्यवस्था ज्यादा अच्छी है। क्यों? क्योंकि दुनिया की आर्थिक शक्तियों में अधिकतर देशों में लोकतांत्रिक सरकार है। बच्चों, तानाशाहियों का रिकॉर्ड बेहतर है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आज संसार में जितने भी देश आर्थिक शक्ति के रूप में विकसित हुए हैं, उभरे हैं, उनमें लगभग लोकतांत्रिक सरकार है। तो कुछ तो बात है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो दुनिया के ज्यादातर देशों में इसे अपनाए हुए हैं। बच्चों, किसी भी शासन व्यवस्था का जो स्वरूप है, प्रारूप है, वह सिर्फ आर्थिक समृद्धि या आर्थिक समृद्धि के आधार पर ही हम निर्धारित नहीं कर सकते कि हमने कहा कि फला देश का जो आर्थिक विकास ज्यादा है तो वह देश विकसित है, ऐसा नहीं है बच्चों। और उस देश की में जो शासन व्यवस्था अपनाई गई है वही बेहतर है, बेस्ट है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आर्थिक समृद्धि ही किसी देश की शासन व्यवस्था को मूल्यांकन करने का एकमात्र उदाहरण नहीं है, क्योंकि इसके साथ अन्य कारक भी जुड़े होते हैं बच्चों, जैसे जनसंख्या, कि किसी देश की जनसंख्या कम है या ज्यादा है। ज्यादा जनसंख्या जिस देश में है बच्चों, वहां लोगों के लिए जीवन की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वही जुटाना मुश्किल हो जाता है। गुणवत्ता की तो आप बात ही छोड़िए। दूसरा बच्चों, वैश्विक स्थिति। इसका अर्थ क्या हुआ कि किसी भी देश की जो वैश्विक स्थिति है, संसार के मानचित्र पर वह कहाँ स्थित है, उस देश में नेचुरल रिसोर्सेज है नहीं है, खेती योग्य भूमि है नहीं है, तो यह भी मैटर करता है। इस बात को लेकर भी हम कह सकते हैं कि सिर्फ आर्थिक समृद्धि ही नहीं, जनसंख्या, वैश्विक स्थिति और अन्य देशों से सहयोग, कि पड़ोसी देशों से या संसार के अन्य देशों से संबंध कैसे हैं, मधुर हैं या कटु संबंध हैं, इससे भी बच्चों किसी देश की आर्थिक समृद्धि पर फर्क पड़ता है। और इसी के साथ बच्चों, कोई देश किस प्रक्रिया को, किस आर्थिक गतिविधि को ज्यादा प्राथमिक देता है, जैसे रक्षा पे ज्यादा खर्च कर रहा है, शिक्षा पे या लोगों के स्वास्थ्य पे, तो हर देश की अपनी आर्थिक प्राथमिकताएं होती हैं बच्चों। 4 महत्वपूर्ण पॉइंट हमने पढ़े जो आर्थिक समृद्धि के साथ साथ किसी भी देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कौन कौन से? जनसंख्या, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों से सहयोग और आर्थिक प्राथमिकताएं। इन बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं बच्चों, ये लोकतंत्र हमेशा तानाशाही से बेहतर होता है, क्योंकि आर्थिक समृद्धि के साथ साथ अन्य सकारात्मक पहलू हमें देखने होते हैं अगर हम लोकतंत्र या अन्य शासन व्यवस्थाओं का मूल्यांकन कर रहे हैं। हमने अभी पढ़ा बच्चों कि आर्थिक समृद्धि में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं कितना अपना योगदान दे पा रहे हैं, बेहतर हैं या नहीं है। दूसरा पॉइंट है बच्चों जिसके आधार पर हम लोकतंत्र का मूल्यांकन करेंगे, असमानता और गरीबी में कमी। सबसे पहले आर्थिक असमानता क्या होती है? अमीरों और गरीबों के बीच आय का एक बहुत बड़ा अंतर होना आर्थिक असमानता कहलाता है। बच्चों, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में यह आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा हो सकती है। एक टेबल से समझते हैं बच्चों कैसे। ये देशों के नाम दिए हुए हैं और राष्ट्रीय आय में प्रतिशत हिस्सा, कि कितना प्रतिशत हिस्सा कौन सा वर्ग कर रहा है। सबसे पहले बच्चों दक्षिणी अफ्रीका और ब्राजील की बात करें तो इन देशों में ऊपरी 20% लोग का अर्थ क्या हुआ बच्चों, कि वे लोग जो समाज में टॉप पे हैं, जिनके पास संसाधन ज्यादा हैं, जो राष्ट्रीय आय में और राष्ट्रीय संपत्ति में अपना ज्यादा योगदान देते हैं। तो दक्षिणी अफ्रीका और ब्राजील में देश में ऊपरी 20% जो लोग हैं कुल राष्ट्रीय आय के 60% हिस्से पर कब्जा किए हुए हैं, जबकि नीचे के जो 20% लोग हैं राष्ट्रीय आय के मात्र 3% हिस्से पर ही अपना गुजर बसर करते हैं। टेबल ध्यान से समझिए बच्चों, हमने दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील का उदाहरण देखा, लेकिन अगर डेनमार्क और हंगरी की बात करें तो
ये मुल्क इस मामले में कहीं ज्यादा बेहतर हैं। कैसे? क्योंकि देश का जो ऊपरी 20% हिस्सा है वह राष्ट्रीय आय में लगभग 35%, दोनों ही देशों की बात कर रहे हैं, लगभग 35% हिस्सा देते हैं और नीचे का जो 20% हिस्सा है वह 10%। काफी परिवर्तित आंकड़े हैं बच्चों। तो डेनमार्क और हंगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ की स्थिति अन्य मुल्कों से बेहतर है। इस व्यंग्यात्मक चित्र से आप समझिए बच्चों कि जो धनी लोग हैं, जिनका ये वे लोग हैं 20% ऊपरी, जो हमने पढ़ा अभी, राष्ट्रीय आय में जो प्रतिशत हिस्सा है, जो टॉप के जो 20% लोग हैं, ये वो लोग हैं जो धनी हैं, राष्ट्रीय आय में जिनका लगभग 60% योगदान है और देश के संसाधनों पर जिनका कब्जा है। बीच बीच के जो लोग हैं बच्चों, उनका डाटा भी नहीं दिया गया है और वो बीच बीच के ही दिख रहे हैं कि ज्यादा तंदुरुस्त नहीं है, ठीक है सेहत में। लेकिन देश की राष्ट्रीय आय में नीचे के जो 20% लोगों की हम बात कर रहे थे, जिनका हिस्सा सिर्फ 3% है दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में, तो वे लोग काफी गरीब हैं। ये 20% लोग बॉटम के हैं बच्चों और इनका स्वास्थ्य भी काफी कमजोर दिख रहा है। तो यह अंतर है बच्चों, यह है आर्थिक असमानता कि जिस देश के सबसे अमीर और सबसे गरीब व्यक्ति के बीच आय में बहुत ज्यादा अंतर हो तो यह आर्थिक असमानता कहलाएगी और बीच के लोग बच्चों बीच बीच के ही रहेंगे, ना अमीर हैं और ना गरीब हैं। अब इस आर्थिक असमानता के चलते बच्चों अमीरों और गरीबों की आय के बीच जो है खाई बढ़ती जा रही है। कैसे? देखिए बच्चों, जो गरीब लोग हैं जिनका देश की राष्ट्रीय आय में काफी हिस्सा है और संसाधनों पर जिनका कब्जा है, वे मुट्ठी भर लोग हैं और वे खुशहाल भी हैं और देश की आय में उनका हिस्सा बढ़ता ही चला जाता है। इसके विपरीत अगर हम गरीब लोगों की बात करें बच्चों, तो उनकी आमदनी गिरती जा रही है। जीवन बसर करने के लिए उन्हें कम साधन मिलते हैं और उन्हें मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और इलाज जैसी जो बुनियादी जरूरतें हैं वे पूरी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से अमीरों और गरीबों के बीच जो खाई है असमानता की वह बढ़ती जा रही है। और ज्यादातर जो देश हैं दुनिया में जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाए हुए हैं, इस असमानता को दूर करने में असफल रहे हैं। तो मूल्यांकन कर रहे थे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का। अगर हम असमानता, आर्थिक असमानता की बात करें तो लोकतांत्रिक देश असफल रहे हैं, काफी चिंता का विषय भी है। बच्चों, आज हमने असमानता और गरीबी में कमी और आर्थिक विकास के दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का मूल्यांकन किया है। आगे के वीडियो में सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य और नागरिकों की गरिमा और आजादी को बनाए रखने में लोकतंत्र कहां तक सफल हुआ है, इस पर चर्चा करेंगे। आशा है आपको आज के ये टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।